हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब चैनल पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको इलेक्ट्रीशियंस 1000 MCQs जिसका पेपर 3 है, ये यानी तीसरा भाग है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि क्लास 3 है। यहाँ पर आपको JVNL राजस्थान में जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है, और ये RVNL, RVPNL, AVVNL, RACB, टेक्नीशियन हेल्पर, LDC, इन सभी टेक्निकल एग्ज़ामों में और टेक्निकल क्षेत्रों में और ये आपके रेलवे में LP टेक्नीशियन, इन सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज MCQs है, हमने आपके लिए अरेंज किया है। तो इसके अंदर इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें हैं, और इस चैनल के माध्यम से अच्छी तैयारी करें। और इसी चैनल पर आपको फिटर थ्योरी के भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो फिटर मैकेनिकल के स्टूडेंट वहाँ जाके देखें। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो क्वेश्चन क्या कहता है? एसी परिपथ में संधारित्र के एक्रोस वोल्टता, जिसे VC से दर्शाते हैं, एक्रोस वोल्टता, तथा कुंडली के एक्रोस वोल्टता, जिसे VL से दर्शाते होते हैं। तो ये जो आपके एक्रोस वोल्टता ये किस तरह से होते हैं, तो उसमें ऑप्शन आपके दिखाए गए हैं। एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे से जुड़ने वाले स्वभाव के, एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले, और कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले। सी आंसर आपका राइट होगा। इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और याद करते हुए चलें, क्योंकि आपके ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में ही आने वाले क्वेश्चन हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1000 वोल्ट उच्चतम मान वाली 1000 वोल्ट उच्चतम मान वाली वोल्टता का RMS मान क्या होगा? पूछ रहा आपका RMS मान, तो ये होगा 707 वोल्ट RMS मान। प्रश्न संख्या 3 देखिए। RLC परिपथ आपने पढ़ा होगा में अनुनाद की स्थिति में होता है। RLC परिपथ में अनुनाद की स्थिति में होता है, तो अनुनादीय स्थिति में क्या होता है, यहाँ हमें ये बताना है। तो आप देखिए इसके अंदर आपके XL इज ग्रेटर देन XC नहीं, ये आपके होगा XL इक्वल टू, दोनों हैं लगभग आपके बराबर होता है, XL बराबर XC होता है, XL बराबर XC। सी आंसर आपका राइट है यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न संख्या 4, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 किलोहर्ट्ज़ आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य होती है, तो कितनी होती है? ये तरंग दैर्घ्य आपकी होती है 3 × 10⁵ मीटर। कितनी? 3 × 10⁵ मीटर। 1 किलोहर्ट्ज़ आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखें। डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टता बराबर होती है। अब डेल्टा संयोजन यानी आपका इस तरह से जो संयोजन होता है, इस तरह का जो संयोजन होता है ना, उसमें ये डेल्टा संयोजन में पूछ रहा है कि डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टता बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा फेज वोल्टता के बराबर। किसके बराबर होती है? फेज वोल्टता। √3 × फेज वोल्टता नहीं होगा, फेज वोल्टता बटा √3 ये भी नहीं होगा, 1/3 फेज वोल्टता ये भी नहीं होगा, केवल फेज वोल्टता के बराबर होती है लाइन, वो है ना, लाइन वोल्टता बराबर होती है फेज वोल्टता के। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे हम। विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं जहाँ से विद्युत सप्लाई होती है उस प्रणाली के अंदर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो आपका स्टार संयोजन। किसका प्रयोग किया जाता है? स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन राइट रहेगा आपका। 7वां प्रश्न देखेंगे हम। असंतुलित लोड के शक्ति मापन की उपयुक्त विधि है। असंतुलित लोड कह रहा है, ये ध्यान देना, के शक्ति मापन की उपयुक्त विधि है। तो कौन सी विधि है शक्ति मापन की? 3 वाट मीटर विधि। क्या है?
3 वाट मीटर विधि, सी ऑप्शन आपके राइट होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एसी लाइन से 8 से 10 इंडक्शन मोटर संयोजित हो, यानी प्रत्यावर्ती जो एसी लाइन अल्टरनेटिंग करंट है, 8 से 10 इंडक्शन मोटर संयोजित हो तो पावर फैक्टर होगा। तो पावर फैक्टर कैसा होगा इसके लिए? लैंगिक होगा। कैसा होगा? लैंगिक। लीडिंग भी नहीं होगा, यूनिटी भी नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा, लैंगिक होगा। हैं, ये एमसीक्यूज़ है, मैं डायरेक्ट आंसर करवाते चल रहा हूँ, है ना। जब ये थ्योरी पढ़ाएंगे तो इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उपलब्ध कराने। एसी का मुख्य लाभ है, यानी एसी अल्टरनेटिंग करंट का मुख्य लाभ है। अब किस तरह का लाभ है देखिए एसी विद्युत धारा का? निम्न पारेषण लागत, यानी उसको भेजने में कम खर्च होता है अदर की अपेक्षा, यानी डीसी-वीसी की अपेक्षा। उच्च वोल्टता पर उत्पादन, ये भी सही है, उच्च वोल्टता का उत्पादन हो सकता है, लागत अन्य से कम होता है, ये भी सही है। सरल वोल्टता में परिवर्तन, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर, उपरोक्त सभी राइट हैं, ये आंसर होगा आपके, ठीक है ना। ये आप मत समझ लेना, ये मैंने सबको दिखाया है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिटी पावर फैक्टर पर कोण, यूनिटी पावर फैक्टर पर कोण थीटा का मान होता है, तो ये होता है 0 डिग्री। कितना? यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर पर कोण थीटा का मान होता है 0 डिग्री, ठीक है। अगला प्रश्न चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 11 को, एसी परिपथ में विद्युत धारा का वह घटक, एसी परिपथ की बात कर रहा है ये, विद्युत धारा का वह घटक जो विद्युत शक्ति व्यय नहीं करता, जो विद्युत शक्ति व्यय नहीं करता वह घटक क्या कहलाता है? यानी जिसमें विद्युत शक्ति का हास नहीं हो, खर्च नहीं हो, वो घटक क्या कहलाता है? तो कहलाता है वाटलेस घटक कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? वाटलेस घटक। शक्ति घटक होगा नहीं क्योंकि इसमें हास होता है, वाटफुल घटक भी नहीं होगा, एक्टिव घटक भी नहीं होगा, वाटलेस घटक होगा वो। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेबर, 1 वेबर बराबर होता है, तो 10⁴ मैक्सवेल होगा क्या? नहीं होगा। 10 मैक्सवेल भी नहीं होगा, 10⁶ मैक्सवेल भी नहीं होगा, और ये 10⁸ मैक्सवेल, यही होगा। 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल, हैं। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत, किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड से। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है वही, हैं, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय विभव होगा नहीं, प्रेरण भी नहीं होगा, और परिपथ तो होगा ही नहीं, तो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। सी ऑप्शन राइट है आपके। 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, समझना ध्यान से, परिभाषा के आधार पर है इसलिए मैंने लिखा दिया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के एक सिरे पर बोतल की कोर्क खोलने वाले पेंच की नोक को चालक में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा में आगे बढ़ाए तो पेंच की घुमाव चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, यह कहलाता है। तो एक बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान के चलो ये है आपके, हैं, ये, तो जब इसको हम घुमाएंगे ऐसे, इस दिशा में घुमाएंगे, इस दिशा में, इस दिशा में यूँ, और ये धारा की दिशा को दिखा रहा है आई को, तो ये कहलाता है आपका कॉर्क स्क्रू का नियम। क्या कहलाता है ये? डी ऑप्शन राइट होगा। दाएं हाथ का नियम तो होगा नहीं, बाएं का भी नहीं होगा, सिरे का भी नहीं होगा, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं तो थ्योरी में पढ़ाऊँगा जब सब पढ़ाऊँगा, ये अभी मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये होगा कॉर्क स्क्रू का नियम कहलाता है, ये ध्यान रखना। किसका कहलाता है? कॉर्क स्क्रू का नियम। अगला प्रश्न संख्या 15 देखेंगे हम। 15 देखिए, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा प्रवाह की दिशा इंगित करे तो उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करेगी, तो ये कहलाता है।
किसी दोबारा समझते हैं, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक को है, मान लिया कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है। अब इसको इस प्रकार पकड़ लें कि जो ये अंगूठा होता है, अपनी उंगली का ये अंगूठा होता है, ये इधर करंट की दिशा को दिखाए, है ना। इसको खड़ा भी बना सकते थे हम ऐसे, हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये कह रहा है कि दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा प्रवाह की दिशा इंगित करे। तो ये अंगूठा तो है ना विद्युत धारा प्रवाह की दिशा, और ये उंगलियां है ना इस तरीके से इसके ऊपर आ जाए। लेकिन ये दाएं हाथ का नियम होगा, ये उंगलियां इस तरह से आ जाए इस पर, ठीक है। तो ये तो आई हो गया। तो उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं को इंगित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, ठीक है। तो ये जो नियम कहलाता है ये होता है दाएं हाथ का नियम। क्या होता है ये? दाएं हाथ का नियम, ध्यान रखना आप, है ना। और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। यदि हम किसी चालक को दाएं हाथ से घेरा और दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें, तो दाएं हाथ से पकड़ने के बाद यही एक नियम बन रहा है, दायां हस्त नियम, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट है, याद नहीं रहता भूल जाते हैं, तो इससे मैच रखना आप इस चीज़ को। और अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा, और उंगलियां जो मुड़ जाती है इस तरह से वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगी। तो ये दाएं हाथ का नियम हो गया, क्योंकि परिभाषा में दाएं हाथ की चर्चा चल रही है ना। अब यहाँ पर देखो इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है 16 नंबर का। ये भी इस तरह का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ ये क्या कह रहा है, इसमें देखना थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा। अब इसमें दिशा की बात कर देगा, ध्यान से देखना। यदि किसी कुंडली को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें, और उसको भी ऐसे ही पकड़ रहे थे हम पिछले क्वेश्चन में, कि देखना दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें किसी कुंडली को, तो पहली चीज़ तो यहाँ चालक तार की जगह कुंडली आ गई। ध्यान से देखना कि उंगलियां कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करे। तो अब कुंडली की बात कर रहा है ये, तो जैसे ये कुंडली होती है इस तरह से स्प्रिंग की तरह, जानते हो आप, है ना। और धारा प्रवाह की दिशा यही होगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो ये बोल रहा है कि उंगलियां, तो अब उंगलियां यहाँ पे कैसे बनेगी? इस तरीके से ही बनेगी ना, हमारी उंगली इस तरह से पकड़ें। और ये क्या है, उंगली जो है ये किसको इंगित कर रही है? करंट को इंगित कर रही है, धारा की दिशा को। और अंगूठा उत्तरी ध्रुव, अब आप जानते हो इधर एन ध्रुव होता है और इधर एस ध्रुव होता है। तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव की तरफ चल जाए इस तरह से, हाथ इस तरह से बन जाएगा, हैं। तो ये जो नियम है, अंगूठा उत्तरी ध्रुव को इंगित करे, तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपका हेलिक्स का नियम कहलाता है, ध्यान रखना। हेलिक्स में कुंडली बनती है, ध्यान रखना, हेलिक्स के नियम में। और कुंडली जो घूमती है, स्प्रिंग जो रोटेट होती है उसमें धारा बहती है स्प्रिंग में से। तो धारा की दिशा तो किसको बता देगी? ये कुंडली को पकड़ेंगे तो उंगलियां जो है कुंडली में धारा की दिशा को बता देगी इस तरीके से। और अंगूठा जो है आपका इधर जो जा रहा है चित्रानुसार, ये आपको उत्तरी ध्रुव को इंगित करेगा। तो ये हेलिक्स का नियम कहलाता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स गतिमान करने वाला बल कहलाता है। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स गतिमान करने वाला बल कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये आपके कहलाता है चुंबकीय वाहक बल। क्या कहलाता है? चुंबकीय वाहक बल। 14 अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपके चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है आपका BH, चुंबकीय क्षेत्र में से किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को धारण करता है, क्या कहलाता है? तो धारण करता अवशिष्ट चुंबकत्व को। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करता है, वो धारणशीलता कहलाती है। सी ऑप्शन राइट होगा आपके। और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है,
चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा को कहते हैं, उसका क्या कहते हैं? ये प्रतिष्ठंभ, प्रतिष्ठंभ कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं। तो आज की सीरीज के ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और अच्छे से आप तैयारी करें। इस पर लगातार आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज मिलती रहेंगी हैं। इलेक्ट्रिकल हेल्पर, जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई है, तो इलेक्ट्रीशियन में आपको आने वाले समय में टॉपिक भी विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा इसी चैनल पर, गतिमान टेक्निकल हब पर। और जो स्टूडेंट्स ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रीट पटवार की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी का 7वां फेज स्टार्ट होने वाला है, वो हमारा एक और चैनल है गतिमान IQ स्टडी, उस पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वहाँ से अच्छे पढ़ाई करें। बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया गया है, एकदम डीपली। जिस स्टूडेंट्स का बेसिक कमज़ोर है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता फिजिक्स मैथ, वो वहाँ जाके कॉपी पेन रजिस्टर लेके बैठे और चैनल में से वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट वाइज है सब, और सबकी प्लेलिस्टें बनी हुई है, अच्छे से देखें और अपनी तैयारी करें। तो मिलते हैं अगले सीरीज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके टेक्निकल हेल्पर पद के लिए मटेरियल लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।